लंबे सालों से जो वो लेफ्ट विचारधारा या कम्युनिज्म विचारधारा नहीं, जो एक बहुत ही अलग तरीके की विचारधारा, जो आर्टिकल्स लिखा करते थे, जिसका जिक्र गृह मंत्री ने भी किया कि ह्यूमन राइट्स की बात है, पर आपके ह्यूमन राइट्स की बात होगी, मेरे ह्यूमन राइट्स की नहीं होगी। मतलब जिन लड़कियों को, जैसे मैं महिलाओं का जिक्र करूंगी, कितनी बड़ी संख्या में महिला फौज थी सर, इसमें महिलाओं को इसमें लाना, इतना ट्रेन करना, फिर उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि कई बार आपने देखा है पिक्चर भी बनी, अभिषेक बच्चन वाली एक मूवी बनी थी इसको लेकर, जिसमें ये था कि उन महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ इसलिए वो ऐसे बने। कई बार उसको जस्टिफिकेशन भी किया गया, लेकिन सर उनका क्या, जो जंगल में थे, किसी का हाथ काट दिया ये कहकर कि ये एनिमी इन्फॉर्मर है, ना कोई वकील, ना कोई जुडिशरी, बस पेड़ के नीचे बैठ के कहते हैं एनिमल इन्फॉर्मर है, कंगारू और मार दिया जाएगा। तो उन लोगों की ह्यूमन राइट्स पे क्यों बात नहीं हुई? बिल्कुल, बड़ा डरावना, सिर्फ ह्यूमन राइट्स उनकी हुई जो हथियार चलाते हैं और उनके परिवार वाले, उन लोगों की क्यों नहीं, जो जंगल में रहते थे, बेचारे बाहर नहीं आ सकते थे, सरकार से बात नहीं कर सकते थे उस डर से, और ना ही उनके सामने आवाज उठा सकते थे, जो मारे गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, उनके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता। मैं शुरुआती दौर पे मैं कहा आपको कि जो पीपुल लिबरेशन गरिल्ला वार आर्मी जो है, तो उसी का निर्माण की जाती है। पहले ही क्या करते हैं, रूरल विलेज पे जहाँ पे इलिटरेसी है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है नहीं, दूर जंगल पर, उस चीज़ को वो लोग पहले अपना बेस बनाते हैं। उसके बाद जो शहर होता है, टाउनशिप होता है, उसको एनसर्कल करते हैं। जो ये मेन मकसद, ये मैकेनिज्म चलता है, और उनका ये करते हैं, कॉर्पोरेट लूट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका सारा जल जमीन छीना जाएगा, आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आपको मार दिया जाए, जैसे सर ने कहा, सरदार साहब ने, कि भाई ये चीज हो सकता है। तो हमें अभी जो आवर रोल इज वेरी मच सैक्रोसेंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, और जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम जो बैठ के अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करें, और वहाँ पर जो इश्यूज हैं, कुछ कम्युनिटी फॉर्मेशन होके उनको कैसे, जैसे जिक्र कर दिया कि 2.5 जो करोड़ से आदिवासी वो विस्थापित हैं, उनकी बात भी हो। दंतेवाड़े में कौन मारा, वो भी इंडियन मरे, जितने सोल्जर मार दिए गए, वो क्या किया था। और सर आदिवासियों के जिक्र में उन्होंने बोला कि कर देते फिर कांग्रेस, इतने लंबे समय से आदिवासियों को क्यों? और मैं तो राजस्थान से आती हूँ सर, पूरा आदिवासी इलाका कभी भी विकसित नहीं हुआ, राजस्थान गुजरात ये सब कभी नहीं हुआ। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पर, और अब फिर उसको पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, होगा। आप जब तक उस चीज को डायरेक्ट ग्रासरूट लेवल पे जाके एड्रेस नहीं करोगे, यही तो हमने जो 3 जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट इस चीज को कहा कि ये विचारधारा सिर्फ अभी नक्सल फ्री इंडिया हुआ है, विचारधारा नहीं गई है पूरी। इनजस्टिस फ्री इंडिया का जो संकल्पना हम लोग बात करेंगे, ये इशू जेएनयू से नहीं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी का, ये एकेडमिक विषय है, ये रिसर्च का विषय, ये चर्चा का विषय है। ये सारा का सारा जब तक वहां पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वही लोग जाके उनको पे कहेंगे, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बार बार वही चीज करेंगे। सर अब मुझे बता दीजिए, कोइंसिडेंस है क्या सर कि 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई, संसद भवन से सीपीआई सीपीएम की बात की गई और कांग्रेस की विचारधारा की बात की गई, तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे कि क्या ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि 9 तारीख को असम में चुनाव है, 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव है, ये नक्सलबाड़ी बंगाल से शुरू होता है, और ये तमाम जो चीजें हैं, जैसे अब बात हो रही है ये हमें क्वेश्चन समझ गया, मजूमदार की बात हो तो बंगाल से शुरू हुआ है, तो ऐसा है क्या कि इनको तो हटा दिया और अब टीएमसी और सीपीएम को भी हटा दिया? दोनों पक्ष है, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये जो है एक सोची समझी और रणनीति के तहत है। रणनीति के तहत इसलिए है कि एक तो चुनाव का माहौल है, और जहां से नक्सलिज्म शुरू हुआ है उसी के चुनाव में इसको समाप्त करके और इसके लीडरशिप को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये एक रणनीति भी हो सकती है। एक और बात सर, जो युवा इनको देख रहे होंगे, जाहिर तौर पे अवेयरनेस इतनी थी, चाहे बंगाल, असम, केरला में तो लेफ्ट की सरकारें हमेशा रही हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि यार ये जो अभी तक राज कर रहे थे वो ठीक लोग नहीं है। तो क्या संसद से उठी इस आवाज को लोग वोटर में कन्वर्ट होंगे क्या बीजेपी? देखिए आदित्य जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जहां भी ये इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम रहा है, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम रहा है, जिस भी स्टेट में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो या केरला हो, जहां भी रहा है, वहां के जो कॉमन लोग होते हैं, हाँ, वो तो प्रताड़ित रहते हैं इनसे,
हाँ, इवन जो किसी घर का लड़का अगर नक्सलाइट हो जाता है तो उस परिवार में मेरा जाना हुआ है जहाँ जिसका बेटा नक्सलिस्ट हो गया है या किसी का बेटा टेररिस्ट हो गया है, उस परिवार की क्या स्थिति होती है, आपका भी अनुभव रहा पर होगा। क्या ये जो कल हुआ वो बीजेपी के वोट परसेंटेज को अलग अलग राज्यों में बढ़ाएगा क्या? निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि भाई मैं बता रहा था कि अगर प्रताड़ना से कोई फ्री हो रहा है तो निश्चित रूप से उस सरकार को वोट करेगा जिससे उसको बेनिफिट मिला। कि एक सीधा मैसेज गया कि समस्या का समाधान बुलेट नहीं है, बैलेट है। झारखंड का मुख्यमंत्री कोई आदिवासी है, झारखंड में इश्यूज है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट का चीफ मिनिस्टर अभी कहां से, वो सारे के सारे बैलेट से निकले हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस से निकले हैं, गणतांत्रिक पद्धति से निकले हुए हैं। और युवाओं को डायरेक्ट मैसेज है जी कि देखो, गन छोड़ो, बुलेट छोड़ो, बैलेट पकड़ो, नेता बनना है आ जाओ। जयराम महतो ने जो टाइगर जो झारखंड का, उन्हें कह दिया कि कभी क्या करता था कि आतंक नक्सलवाद या माओवाद के डर से कोई घुस नहीं लेता था। अगर वही चीज अगर लोग फील करेंगे कि नहीं, वो पहले फोन करता था हिडमा तो मेरा काम हो जाता था, और अभी फिर उनको घुस देने के लिए अगर मजबूरी किया जाएगा, राशन कार्ड बनाने के लिए, हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, इतनी सारी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर, अभी जो स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना लेकर आए, कितना अच्छा व्यवस्था है। काम तो हो रही है, लेकिन वहां पर ग्रासरूट लेवल पे उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए? कई बार सर ऐसा भी होता है कि वो जो सीपीआई लेफ्ट विचारधारा के, कम्युनिज्म विचारधारा के लोग एकजुट भी हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि एक केरला, एक बंगाल और थोड़ा बहुत आसाम, कोई कोई एंटी पोलराइजेशन, मतलब वो लोग पोलराइज भी हो जाएंगे, अरे यार अगर हम इस बार एक साथ नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री रही है वो दो फाड़ होने की। हाँ, और वो उसमें आज बहुत का घोर नहीं, शुरू विरोध से रहता है। ये ऐसे लोगों का संगम है जो कि बुद्धि के हिसाब से इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, तो इनको तो हमेशा दो फाड़ होना है। और आपने जो सवाल किया कि बीजेपी को क्या इसमें वोट में फ़ायदा होगा, तो मेरा अपना विचार है कि वेस्ट बंगाल में तो क्लियर फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने एक जगह ये भी सुना सर कि लोग कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए सीपीआई वापस। तो किसने कहा? सोर्स क्या है? लोकल पब्लिक नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल है, वेस्ट बंगाल में अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ के लोकल लोगों का ही फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। तो वेस्ट बंगाल को तो सीधा मैसेज है, जो कि अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो वो जो भावभंगिमा थी वो बड़ा क्लियर था कि वेस्ट बंगाल के लोगों को डायरेक्ट मैसेज है। और केरल के लोगों को भी मैसेज है कि आप जो है इस विचारधारा से हट करके इस विचारधारा में आइए। तो ये ज़्यादा तो आपको लग रहा है कि टीएमसी इस बार अब एग्जिट मोड में है? नहीं, ये तो कहना बहुत कहना मुश्किल मुश्किल है। मैं ये कहना मुश्किल है, being a political लेकिन बहुत फायदा होगा ये दोनों राज्यों में। 10% का ही तो फर्क था सर आखिरी वोट का। यस, 10% नहीं, इस बार लगभग इसमें 30% मुझे ऐसे लगता है सीटें थी। मेरा जो आंकड़ा कहता है कि 30% ऐसे सीटें जहां पे सेकंड पोजीशन थी और मार्जिन बहुत कम था। 5-5 हजार। यस, अभी का मौजूदा स्थिति में वेस्ट बंगाल में और आसाम में चुनाव हो रही है, वहां पर बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया है। और वहां पर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं लेफ्ट पॉलिटिक्स, बात लेफ्ट और राइट की नहीं है, बात डेवलपमेंट की है। चाहिए वहां के लोगों को यस, बहुत टाइम से। और ये शुरुआती दौर पे वेस्ट बंगाल देश का पहला आपका हाई कोर्ट हो, एजुकेशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, फर्स्ट नोबेल राइट रविंद्रनाथ टैगोर, और जो केरला जिस दो स्टेट की जो बात कर नौकरियों रहे की हैं, ये दिक्कत। आज के डेट पे भी एक डेवलप स्टेट मानी जाती है। इंडस्ट्री, सिटी ऑफ इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में था पहले। ये डेवलपमेंट हुई है। केरला का लिटरेसी रेट देख लीजिए, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ये सारा चीज में अभी फिलहाल ये सब लोगों के, हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, सब लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल आखिरी सवाल जिम्मेदारी सर, केरला में सर लेफ्ट की हिंसा हमने देखी है। हाँ। अब ये कहना कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई और पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमेशा हुआ है, मतलब एक तो जगह ऐसी है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को दफनाया गया है या उनका वो है, तो ऐसी स्थिति में जो अब ये हुआ है और लेफ्ट को ललकारा है और सीपीआई में उसको एक्सपोज करने की कोशिश अमित शाह ने की है, लेफ्ट में कितना फर्क दिखेगा? क्योंकि वहां पे स्थिति लेफ्ट की बहुत स्ट्रांग है, तो केरला में आपको कितना फर्क नहीं, दिखेगा? लेफ्ट क्योंकि एक तो केरला मूवी वो वाला केरला मैसेज भी फाइल्स, गया, केरला फाइल्स। दूसरा, जब ये वक्फ बिल वाले अमेंडमेंट हुआ, उसमें बहुत सारी क्रिश्चियंस की जो ज़मीनें जो वक्फ के अंदर थी वो क्रिश्चियंस को वापस मिली, एक वो इम्पैक्ट, और तीसरा इम्पैक्ट ये कितना बीजेपी को फ़ायदा मिलता है? देखिए, यहाँ पे बीजेपी को निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। मैं इसके पीछे 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो केरला का जो जोग्राफिकल कंडीशन है
और वहाँ का जो रिलीजियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप देखेंगे कि 40-40 और 20 इसका रेशियो है। 35 एंड हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट इसी के आसपास हाँ, अप्रोक्सीमेटली यही है। तो इसमें अगर देखेंगे जैसे कि अब जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको अगर बेनिफिट हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका झुकाव अब इधर की तरफ हो रहा है, मतलब कि बीजेपी की तरफ हो रहा है। और एज ए जर्नलिस्ट मेरा जाना हुआ है वहाँ पे, तो मैंने कुछ मुस्लिम लोगों से भी बात हुई है, जर्नलिस्टों से बात हुई है। उसमें जो ट्रिपल तलाक और बाकी सब जो मुस्लिम कम्युनिटी के उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर कुछ लोगों का रुझान तो इधर भी है, हालांकि बहुत कम है लेकिन इधर भी है। तो मिला जुला कर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 20 to 25% जरूर इधर बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल।